नमस्कार दोस्तों, ईशत गुरु जी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि हर बार यूपीपीसीएस के जब एग्जाम होते हैं तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस टॉपिक से सवाल आता ही रहता है। आज हम पॉलिटी के फंडामेंटल राइट्स के जो टॉपिक है उसका पहला लेक्चर लेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स जो है काफी लेंदी, बहुत बड़ा टॉपिक है। एक लेक्चर में उसको कवर करना मुश्किल है, तो आज हम पहला लेक्चर देखेंगे। 3-4 लेक्चर्स में लगेंगे। 3-4 लेक्चर के पीछे मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि हम डिटेल में समझ सकें, उसके हर एक पॉइंट को समझ सकें, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। ट्रेंडिंग टॉपिक का मतलब क्या है कि पिछले 4 साल में कोई भी टॉपिक अगर कम से कम 2 बार रिपीट करता है तो वो मैं ट्रेंडिंग मानता हूं उसको, क्योंकि उस टॉपिक के अगले एग्जाम में आ जाने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर मैंने बहुत अच्छा लिस्ट तैयार की हुई, कौन कौन से टॉपिक जो है वो लगातार ट्रेंड करते हैं। जैसे कि आप मुगल एम्पायर देखिए तो 2021 में आया, 22 में आया, 24 में आया। इसी तरह से अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो ये 2021 और 24 दोनों में फंडामेंटल राइट्स पूछा गया है। कभी कभी डायरेक्टली नहीं पूछते तो इनडायरेक्टली भी आ जाता है। तो फंडामेंटल राइट्स जो है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ठीक से कवर करना जरूरी होता है। अब ठीक से मतलब ये होता है, मेरा इसका मतलब ये है कि हम जो है उसको ना सिर्फ उसको जो है वो बेसिक लेवल पढ़े, घटनाचक्र से पढ़े, बल्कि एक लेवल आगे जाके भी समझने की कोशिश करें, क्योंकि एक लेवल आगे जाने का मतलब है कि अगर मुश्किल सवाल आ जाए तो आप उसको कर पाओ। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार। ठीक है, पहले समझते हैं इसका इतिहास क्या है। फंडामेंटल राइट्स का इतिहास क्या है? मूल अधिकार जैसे शब्द समझ में आया कि मूल ओरिजिनल यानी कि बेसिक। अगर कोई बोले कि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, तो ऐसा बेसिक अधिकार, नेचुरल अधिकार जो पैदा हो जाने भर से ही आपको मिल जाते हैं। क्या आप किसी देश पे पैदा हो गए, उसकी जमीन पर पैदा हो गए, तो उस देश जो आपको कुछ अधिकार देगा जो कि बहुत ही बेसिक होंगे, बहुत ही नेचुरल होंगे। ठीक है, सिर्फ पैदा हो जाने भर से ही आपको अधिकार मिल जाते हैं। उन अधिकारों को हम फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार कहते हैं, और ये बहुत ही बेसिक होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब इसका जो ओरिजिन है वो ब्रिटेन से हुआ है। अब ब्रिटेन की हम बात कर रहे हैं, लगभग ये 1215 ये जो साल है यानी कि 13 सेंचुरी में था। लेकिन अगर इसको पहले देखें तो आपको पता ही है कि जो यूरोपियन एरा है 4th एडी से लेकर 14 एडी तक, यानी कि 2 एडी से लेकर यानी कि 30वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक का जो समय है वो यूरोप का अंधकार काल माना जाता है। यानी कि उस समय पर ना कोई वहां पर बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रही है, ना कोई इन्वेंशन हो रहा है, ना सिर्फ चर्च का कंट्रोल बहुत ज्यादा है लोगों के ऊपर। अब चर्च और जो राज्य है, एम्पायर है, राजा है, वो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। चर्च पूरा कंट्रोल करता है चीजों को लेकर। अब राजा जो है वो अगर किसी देश पे अटैक करता है तो उसके लिए उसको लोग चाहिए, तो वो लोगों को लेता है और जाके अटैक करता है। ठीक है, कोई देश उन पर अटैक करता है तो राजा के सैनिक जो हैं, जो लोग हैं, वो हेल्प करते हैं राजा को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अब लोग तो बहुत कुछ कर रहे हैं राजा के लिए, लेकिन राजा इसके बदले में उनको क्या दे रहा है? सिर्फ सैलरी देना या सिर्फ कुछ चीजें देना वो सफिशिएंट नहीं है। जैसे जैसे थोड़ा सा समय गुजरा तो राजा को एहसास हुआ, खासकर ब्रिटेन में, कि हमें कुछ और भी अधिकार देने चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन लोगों की वजह से ही ये देश है, ये राज्य है, तो इन्हें और अधिकार देने चाहिए। तो इस सोच के साथ इसका जो विकास है वो ब्रिटेन में होता है। ठीक है, सम्राट जॉन जो थे उन्होंने पहली बार 1215 में एक लेटर साइन किया जिसको हम मैग्ना कैटा कहते हैं, यानी अधिकार पत्र है। मैग्ना मतलब बड़ा, काटा मतलब चार्टर, यानी कि पत्र, यानी कि कानून, एक बड़ा कानून जो कि एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है, उसको मैग्ना काटा बोलते हैं। उसमें पहली बार जो है वो मूल अधिकार के बारे में लिखित में बोला गया, लिख के दिया गया कि भैया ये तो चीजें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, सरकार की तरफ से जो आपको मिलेगा मिलेगा। ठीक है, ये बात बोली गई, पहली बार लिखित में हुआ, ओरल नहीं, लिखित में हुआ। ठीक है, इसके द्वारा ब्रिटेन ने ब्रिटिश नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार की सुरक्षा का आश्वासन भी दिया कि हाँ भाई ये तो मिलेगा मिलेगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा मॉडर्न, ये तो मेडिवल टाइम आ गया, लेकिन अगर हम आधुनिक भारत की बात, आधुनिक दुनिया की बात करते हैं तो सबसे पहले 1789 में जो अमेरिका है, अमेरिका के जब अपना संविधान बना रहा था तो उसमें सबसे पहले बिल ऑफ राइट्स जो है इसमें जिक्र किया गया मूल अधिकार का। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। अमेरिका, पहला आपसे सवाल पूछा जाता है कि पहला लिखित संविधान किस देश का था? तो पहला लिखित संविधान जो था वो अमेरिका का था।
अमेरिका का था पहला लिखित संविधान। ठीक है, उस लिखित संविधान में सबसे पहले अमेरिका ने ही फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार की बात कही थी अपने बिल ऑफ राइट्स में। जैसे कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स होता है पॉलिटी के अंदर हमारा पार्ट 3 हो गया, ठीक है, उसमें सारे राइट्स की बात होती है। उसी तरह से अमेरिका के संविधान बिल ऑफ राइट्स के अंदर फंडामेंटल यानी मूलभूत अधिकार की बात कही गई है। तो दो सवाल बन के आते हैं, पहला लिखित संविधान किसका था? अमेरिका का था। और बिल ऑफ राइट्स क्या है? तो फंडामेंटल राइट्स से के माध्यम जो है वो बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से अमेरिका के संविधान में वो जोड़ा गया और उसे इंप्लीमेंट किया गया। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, पूरे इतिहास की पहले की एंशिएंट या मेडिवल की बात नहीं कर रहा, मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा हूं कि पहली बार अमेरिका के माध्यम से फंडामेंटल राइट्स प्रचलित हुआ और इसको देखा देखी बाकी देशों ने भी इसको फॉलो किया और अपने हिसाब से इसको अपने संविधान के अंदर ऐड किया। जैसे भारत का फंडामेंटल राइट्स अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर्ड है, कॉपी नहीं है, इंस्पायर्ड है। ठीक है, कॉपी का मतलब होता है कट कॉपी पेस्ट, बिना सोचे समझे हमने कॉपी कर लिया। लेकिन इंस्पिरेशन का मतलब होता है कि हमने देखा कि बिल ऑफ राइट्स फंडामेंटल राइट्स की वहां बात हो रही है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको हमने समझा और अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अपने संविधान के अंदर ऐड किया। ठीक है, तो बिल ऑफ राइट्स, तो आपसे एक सवाल और आता है कि भाई भारत का फंडामेंटल राइट्स कहां से इंस्पिरेशन लिया हुआ है? अमेरिका से लिया हुआ है। कहां से लिया हुआ है? अमेरिका के संविधान से, बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है। ये 2-3 सवाल जो मैंने आपसे डिस्कस किए ये सब सवाल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इसको पता होना आपको बहुत जरूरी है। एक और किस्सा आता है, एग्जाम में भी आ चुका है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। तो 1789 के अंदर यहाँ पर अमेरिका में संविधान बना और 1789 में फ्रांस के अंदर एक घटना घटती है। इसमें क्या होता है कि जो लुईस 16 थे, जो फ्रांस के राजा, उस समय के राजा लुईस 16 थे, तो वैसे तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री जो मेंस है उसमें आता है, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट करके बता रहा हूँ आपको, जो हमारे टॉपिक से रिलेवेंट भी होगा, कि जब फ्रांस की क्रांति हुई, ठीक है, उस दौरान लुईस 16 जो थे वहां के राजा थे फ्रांस के। ठीक है, और इन्होंने कुछ ऐसा गड़बड़ किया जिससे जो फ्रांस के लोग थे वो नाराज हो गए और जब उन्होंने विद्रोह किया, इनको पकड़ लिया। ठीक है, लोगों ने विद्रोह करके तो इनको फांसी पे लटका दिया गया। किसको? लुईस 16 को फांसी पे लटका दिया गया और इल्जाम ये लगाया गया कि इन्होंने मूल अधिकार का उल्लंघन किया है, यानी कि जो संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी, इन्होंने उसका उल्लंघन करके लोगों को परेशान किया है। तो जब विद्रोह इन्होंने पकड़ा तो इनमें जब केस चला तो कोर्ट ने इनको फांसी पर लटकाने के आदेश दिया। ठीक है, एग्जाम में सवाल क्या आएगा? सवाल पूछा जाएगा कि किसको फंडामेंटल राइट्स का हनन पे फांसी पे सजा दी गई थी? तो वो थी आपके लुईस 16 फ्रांस के थे। ठीक है, अच्छा, अब एक सवाल और आता है, बल्कि पुराने जब टाइम पर मेंस में आ चुका है, यूपी बीसीएस के मेंस में आ चुका है, जब ऑब्जेक्टिव हुआ करता है कि फंडामेंटल राइट्स हमें पता है कि पॉलिटी से स्टार्ट होगा। भाई पॉलिटी में हमारे संविधान के अंदर पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन हमें पता है कि संविधान में जो भी चीजें मेंशन की गई हैं उसका एक इतिहास रहा है, बातें अभी बताई गई हैं। पंचायत इंट्रोड्यूस 1992 में किया गया, इंप्लीमेंट 93 में हुआ, लेकिन उसका एक इतिहास रहता है कि क्या 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 हुआ, उसके बाद जाके एंड में क्या हुआ, एंड में संविधान में आ गया। इसी तरह फंडामेंटल राइट्स की हम बात करते हैं तो भले ही वो संविधान सभा ने संविधान के अंदर इसको डाल दिया पार्ट 3 के अंदर, बट इसका भी एक इतिहास रहा है, इसके लिए भी स्ट्रगल रही है। ठीक है, और स्ट्रगल के ऊपर सवाल आता है कि सबसे पहले तो सर्वप्रथम मांग संविधान विधेयक की थी वो 1895 में की गई। पहली बार जो है फंडामेंटल राइट्स के लिए जो मांग की गई वो 1895 में की गई है। पहली बार 1895 में मांग की गई कि भैया हमारा कुछ मूल अधिकार जैसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, फिर 1917 और 19 में भी एक कांग्रेस द्वारा भी इसकी मांग की गई है। अब ये सवाल आता है, इसको आपको बताना होगा कि ये जो फंडामेंटल राइट्स की जो मांग है वो किस से जुड़ी हुई है। तो कांग्रेस से जुड़ी हुई है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1925 में एनी बेसेंट 2015-16 का, आई थिंक 16 का मेंस था, उसमें जब ऑब्जेक्टिव हुआ करता था एक सवाल पूछा गया था कि एनी बेसेंट के ऊपर सवाल पूछा गया था कि किससे जुड़ी हुई। तो एक 3-4 वहां पर एक स्टेटमेंट थे, तो इसमें एक स्टेटमेंट ये था कि एनी बेसेंट जो हैं वो फंडामेंटल राइट से जुड़ी हुई हैं। सही है गलत? बिल्कुल सही है, फंडामेंटल राइट जुड़ी है। एनी बेसेंट ने 1925 में अपनी एक जो किताब, जो पेपर था, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से इसकी मांग की है। तो एनी बेसेंट जो है वो फंडामेंटल राइट से जुड़ी रही है, क्योंकि उन्होंने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से, अपने माध्यम से फंडामेंटल राइट्स की मांग की है। तो जो 2016 का जो मेंस का जो स्टेटमेंट था वो यहाँ से सही माना जाता है इसके अंदर।
ठीक है, और कौन जुड़ा है इसके अंदर 1928 के अंदर? ये अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट जारी हुई थी। अब इसके लिए आपको नेहरू रिपोर्ट के बारे में जानकारी हिस्ट्री में आता है, लेकिन अभी बताता हूँ, छोटा बताता हूँ आपको कि साइमन कमीशन भारत आ चुका है और इसका विरोध कर रहे हैं इंडियंस। क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है, अच्छा साइमन क्यों आ रहे हैं? साइमन रिव्यू करने आ रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो इंप्लीमेंट किया गया उसमें क्या अच्छा रहा क्या बुरा, इसका रिव्यू करने आ रहे हैं साइमन आते हैं तो उनके साथ एक टीम होती है, वो सारे अंग्रेज होते हैं, भारतीय बोल रहे होते हैं कि भैया अगर तुम्हें रिव्यू करना है तो कुछ इंडियंस को भी इस कमेटी के अंदर ऐड करो जिससे कि तुम्हें पूरी पिक्चर प्रॉपर दिख सके। लेकिन अंग्रेज बोलते हैं नहीं भाई, साइमन बहुत सफिशिएंट है, आप इंडियंस नहीं आएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो बहुत सारा विरोध होता है भारत की तरफ से, बहुत हर जहां जहां साइमन जा रहे हैं वहां विरोध हो रहा है। तो गुस्से में आकर अंग्रेज बोलते हैं कि ऐसा तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा समझदार हो, एक काम करो, एक ऐसा संविधान लेकर प्रपोजल लेकर आओ जो सभी पार्टियों को मंजूर हो। अंग्रेजों को लगता था कि भारत में सब जो अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग वर्ग के जो पार्टियां बनी हैं वो कभी भी एक कॉमन ग्राउंड पे नहीं आ पाएंगी। ये अंग्रेजों की मिसकंसेप्शन था। तो अंग्रेजों ने कहा कि अगर ऐसा आप कर देते हो, सभी लोगों को एक पॉइंट में ले आते हो, तो हम आपका जो सजेशन होगा उसको इंप्लीमेंट कर देंगे, हम साइमन कमीशन किनारे कर देंगे और आपने जो सजेशन दिया उसको इंप्लीमेंट कर देंगे। कांग्रेस क्या बोलती? कांग्रेस कहती शर्त मंजूर है साहब। और ऐसा कहते ही मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पापा मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में एक ऑल पार्टी एक कमेटी बनती है, सारी पार्टीज में, मुस्लिम लीग भी है, बाकी लोग पार्टीज भी हैं, सब आती हैं और एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, इसको हम नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं, जिसमें कई सारी बातें की गई थी। इसमें एक बात जो थी वो फंडामेंटल राइट्स की बात भी थी, तो नेहरू रिपोर्ट भी फंडामेंटल राइट्स से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है वो लंबी कहानी है, पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिलहाल समझिए। 27 में कांग्रेस के मतदान अधिवेशन में इस बात की बात की गई। कराची अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया, प्रस्ताव पास हुआ। कहां? कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एक प्रस्ताव पास हुआ है, पूरा स्टेटमेंट ही है। कराची अधिवेशन के अंदर कांग्रेस के में एक फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एक प्रस्ताव पास हुआ है। 1930 की यह बात हो रही है। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इसकी मांग की। 34 में सरकार की संयुक्त संसदीय समिति ने इसका कर दिया। सरकार ने तो बोला कि नहीं भाई हम ये सब नहीं मानते। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी इसे शामिल नहीं किया गया, इसको भी कर दिया। फिर 1946 की जब बात आती है, तो जब देश आजाद होने वाला है, संविधान निर्माण के समय संविधान सभा द्वारा मूलभूत अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में एक परामर्श वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में की गई है। ठीक है, कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में और अल्पसंख्यक के राइट्स के बारे में वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाती है। मूल अधिकार पर परामर्श हेतु एक उप समिति, अच्छा एक तो समिति बन गई, एक तो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एक कमेटी बन गई। कमेटी के अंदर आपकी एक डिप्टी कमेटी आती है, यानी एक आपकी उप समिति आती है, जिसका गठन जेबी कृपलानी ने किया। ठीक है, उसके अध्यक्ष थे और इसकी सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार संबंधी प्रावधान किया गया। ठीक है, तो किसने बोला? जेबी कृपलानी द्वारा, जो जेबी कृपलानी जो है अध्यक्ष है, किसके हैं वो? जो है वो उप समिति है किसकी? मूल अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष हैं और उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर ही जो है वो फंडामेंटल राइट जो है पार्ट 3 में ऐड किया गया। यहां तक आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रांस और अमेरिका के इन अधिकारों को प्राकृतिक, नेचुरल या इनएलिएबल कहा गया है। इसका मतलब क्या होता है? अमेरिका और फ्रांस ने इसको क्या बोला है? इसको बोला है इनएलिएबल, यानी कि हटा नहीं सकते भैया, कुछ भी हो जाए हटेगा नहीं। ठीक है, फंडामेंटल राइट से ये नेचुरल भी है और इनएलिएबल है, इसको हटाया नहीं सकता। भारत में मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त विशेष अधिकार है, इसमें उन आधारभूत अधिकारों का समावेश है जो व्यक्ति के विकास के लिए निरंतर आवश्यक है। इस प्रकार मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मूलभूत, फंडामेंटल और अपरिहार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किया जाता है। समझता व्यक्ति इन अधिकारों को राज्य के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया सकता। ठीक है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स कहाँ आते हैं? भाग 3 में आते हैं। कौन से आर्टिकल है? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो है वो फंडामेंटल राइट्स जो है वो आते हैं।
कहाँ से इंस्पिरेशन है? मैंने कहा अमेरिका से इंस्पिरेशन पहले बता चुका हूँ, और उनके बिल ऑफ राइट्स से इंस्पिरेशन है अमेरिका की। मूल अधिकार व्यापक है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। फंडामेंटल राइट्स इज व्यापक, ठीक है, बट उसमें एब्सोल्यूट नहीं है। क्या बोल रहे हैं कि मूल अधिकार का क्षेत्र बहुत ज्यादा है, बट वो एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब है कि पूरा परफेक्ट सृष्टि है कि सब कुछ हो सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी प्रकार की रोक टोक नहीं होती है जब मूल अधिकार व्यापक होता है, ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं है। रेंज अच्छी कवर कर रहा है, बट ऐसा नहीं कि ये अंतिम सत्य है, अंतिम सत्य नहीं है, ठीक है। तो मूल अधिकार व्यापक व्यापक व्यापार पर एब्सोल्यूट नहीं है, व्यापक है बस एब्सोल्यूट नहीं है। इसके बदलाव किया सकता है, और इसके लिए बदलाव किया सकता है इसमें पर संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से बिना छेड़छाड़ किए, यानी कि आप चाहें तो इसमें आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, बट फंडामेंटल राइट्स के चेंज इस तरह नहीं होना चाहिए कि आपका जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ही खराब हो जाए, बेसिक स्ट्रक्चर ही खराब हो जाए, इसको बिना छेड़छाड़ किए आप जो है इसके अंदर बदलाव कर सकते हैं, तो कर लीजिए। मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों का प्रदान किया जाता है, किंतु कुछ मूल अधिकार व्यक्ति, अच्छा अब यहाँ पर भी दो तरह के अधिकार आपको आते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब रोक टोक नहीं है, ऐसे नहीं बोला गया कि हमें बोलने का अधिकार है, आपने कहा बोलो जितना बोल सकते हो, लेकिन इसका बोलने का अधिकार ये नहीं कि आप किसी को गाली देना शुरू कर दो, ठीक है, ये नहीं होगा। आपको बोलना अच्छा बोलो, एक रेंज में बोलो, आप किसी को दुखी करके, किसी को परेशान करके आप कुछ नहीं बोल सकते, ये अलाउ नहीं किया जाता, ठीक है। मूल अधिकार राज्यों के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान किया जाता है। अच्छा अब मूल अधिकार किसको? नागरिकों को मिलता है, जितने भी सिटीजन होंगे उनको अधिकार मिलेगा, परंतु कुछ मूल अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रदान है, यानी कि कुछ राइट्स तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो लोगों को दिए जाते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ राइट्स ऐसे भी हैं जो कि इनको रोकते हैं, ठीक है, इनके विरोध में काम करते हैं, किंतु कुछ मूल अधिकार व्यक्तियों के विरोध भी प्रदान किए जाते हैं। ये आर्टिकल 15 में आता है। 15 तो क्या, केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थल अथवा इसमें से किसी आधार पर नागरिकों के मध्य डिस्क्रिमिनेशन करने से राज्य और व्यक्ति दोनों को रोका सकता है। क्या किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, डिस्क्रिमिनेशन किसी प्रकार का जाति पे, रंग पे, वाणी पे, भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब आर्टिकल 70 क्या बोलता है? इसी में फंडामेंटल राइट्स के अंदर है, हमने 15 से 35 तक होता है, तो आर्टिकल 50 क्या बोलता है कि भाई छुआछूत का विरोध होगा, छुआछूत अलाउड नहीं है, अस्पष्टता का अंत होगा। ये आर्टिकल 17 इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 23 क्या बोलता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगर किसी तरह का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो इसके खिलाफ आप जो है वो आपके अधिकार हैं, आप चाहे तो धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। लोगों को लगता है कि सरकार जो है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई काम कर रही है, तो वो धरना प्रदर्शन करने जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, सब हो सकता है। बालिकों यानी कि को नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि जो लोग डोमेस्टिक हेल्प पे काम कर रहे हैं या फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, छोटे बच्चे जो हैं वो काम कर रहे हैं, तो उनको अलाउड नहीं किया जाएगा। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। वो सिर्फ ऐसे ही काम कर सकते हैं जो कि जान माल को खतरा नहीं है, हेल्थ को खतरा नहीं है, ऐसे काम करने अलाउड है। प्लस साथ में उनकी पढ़ाई भी नहीं खराब होनी चाहिए, ये कहा जाता है, ठीक है। बड़े इंटरेस्टिंग है, केवल नागरिकों को ही जो है वो राइट्स दिए गए हैं, केवल नागरिकों को राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। नागरिक का मतलब क्या है? जिसका भाई जो इंडिया का सिटीजन है, इंडिया सिटीजन है, ठीक है, उसका पासपोर्ट जो इंडिया के वाला है, ठीक है, उसका जो अपना आधार कार्ड है, ये सब जो है जितने भी वो, तो इन्हीं लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, ठीक है। 15 क्या बोलता है? धर्म आदि के आधार पर भेद नहीं होगा। 16 का अवसर की समानता, यानी सबको बराबर से मौका मिलेगा। अभिव्यक्ति की आजादी रहेगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रहेगा। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार रहेंगे। और 30 है शिक्षा संस्थानों की स्थापना की जाएगी। ये सब आपको केवल नागरिकों के लिए मूल अधिकार पे आ जाता है। आपातकाल के समय राष्ट्रपति को किन दो छोड़कर सभी, ठीक है। अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर इमरजेंसी लगे, इसको लास्ट में पढ़ाएंगे आपको,
अगर मान लो इमरजेंसी लग रही है तो कौन कौन से राइट जो हैं वो बेकार हो जाएंगे? सिर्फ अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी राइट जो हैं वो रहेंगे, तो खत्म हो जाएंगे। सिर्फ दो ही राइट्स रहेंगे, यानी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 इमरजेंसी के दौरान रहेंगे। बाकी सभी प्रकार के राइट्स जो हैं वो एबॉलिश कर दिए जाएंगे। कब? जबकि जब इमरजेंसी लगी हुई है, जबकि आपातकाल लगा है तो जगह। ये बात कब बोली गई है? आर्टिकल 59 ऐड किया गया, 44 संविधान संशोधन के अंदर ऐड किया गया। ठीक है, 44 संविधान संशोधन में ऐड किया गया है। सकारात्मक मूल अधिकार क्या है? ये अधिकार आपको कार्य करने के लिए बढ़ाते हैं। जैसे आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 15, 25, 26, 27, 28, ये आपको काम करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, करो ये करो वो करो। और कुछ काम को रोकने के लिए बोला जाता है, तो आर्टिकल 14, 15, 16, 21 जो है वो काम को रोकने के लिए बनते हैं। आर्टिकल 17 में आ सकता है, काम को रोकने के लिए बनता है। मूल अधिकार ये अब बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर मान लो मूल अधिकार का हनन हो रहा है, मान लो कि एक एक आप लोग हो और एक सरकार का नुमाइंदा है, उसने ऐसा काम किया कि आपके फंडामेंटल राइट्स का अधिकार का हनन हुआ है, तो आप कोर्ट जा सकते हो। आप कहा सकते हो, आप कोर्ट जा सकते हो, और इसको बोलते हैं जस्टिसेबल होना। तो फंडामेंटल राइट्स जो है जस्टिसेबल है। देन कि अगर आपको लगता है कि फंडामेंटल आपका हनन हो रहा है, सरकार कर रही है, कोई व्यक्ति कर रहा है, तो आप इसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हो। कोर्ट में जाने को हम जस्टिसेबल बोलते हैं। अगर आप कोर्ट में नहीं जा सकते, जैसे कि मान लो आपके प्रियम्बल में कुछ छेड़छाड़ हो रही है, चेंज हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो उसमें आप कोर्ट में नहीं जा सकते, जस्टिसेबल नॉन जस्टिसेबल है। लेकिन ये जो है वो जस्टिसेबल है। इस संसद यह संसद अनुच्छेद 368 के तहत कर सकती है। ठीक है, हमें संविधान संशोधन जो है वो अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। युद्ध और भारी आक्रमण के आधार पर घोषित पर आपात के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा मौलिक अधिकार। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है? अगर मान लो कोई ऐसा हो जाए कि बाहरी देश अटैक कर दे, भारत अटैक कर दे, युद्ध की स्थिति हो या बाहरी आक्रमण के आधार पर हो, तो वहां पर अनुच्छेद 19 भी एक्टिव हो जाएगा और मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी लग रही है, तो अगर बाहर से अटैक हो रहा है, तो वहां पर आर्टिकल 3 कितना है, एक मिनट, क्या बोल रहा था मैं कि अगर नेशनल इमरजेंसी लग रही है, अगर बाहर से अटैक हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा कि वहां पर जो आर्टिकल 19 है वो एक्टिव नहीं रहेगा। लेकिन अगर कहीं पर सशस्त्र विद्रोह हो रहा है, ठीक है, यानी कि विद्रोह हो रहा है, तो वहां पर आर्टिकल 19 एक्टिव रहेगा। बस कहने का मतलब ये है। एक विश्वेश्वर नाथवाद एक केस आता है। इसके अंदर क्या बोलते हैं? इसमें बोला जा रहा है, उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकार को त्याग, यानी अगर आप चाहो तो फंडामेंटल राइट्स का भी हनन नहीं कर सकते। यानी आपने कहा कि मुझे नहीं मतलब फंडामेंटल राइट्स से कुछ है नहीं है, हटाओ से, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार बोलती है कि भाई फंडामेंटल राइट जो हैं वो सिर्फ व्यक्ति की नहीं है, समाज के भी हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप इसे छोड़ नहीं सकते, वेवर नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। ठीक है, आपको वो चीज़ हैंडल करनी पड़ेगी आपको। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आज पहला लेक्चर था, थोड़ा कम पढ़ाया मैंने आपको, लेकिन कल से इसको बढ़ा देंगे इसको। धन्यवाद।